हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 12 विषय कृषि रसायन विज्ञान एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का पेपर सॉल्व करते हैं। पहले प्रश्न के अंदर अपने को निम्नलिखित प्रश्नों में उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखना है। और जो पहले प्रश्न में अपने को दे रखे हैं वो सभी प्रश्न 3/4 नंबर के हैं। पहला पॉइंट इसमें दिया है, मृदा में जीवाश्म पदार्थ के प्रमुख स्रोत होते हैं। तो दो स्रोत होते हैं मुख्य रूप से। तो इसमें आ जाएगा अपना पौधे एवं जंतु दोनों ही होंगे। पौधे भी होते हैं जीवाश्म पदार्थ के स्रोत और जंतु भी होते हैं, यानी कि सड़े गले जो पदार्थ होते हैं। दूसरा पॉइंट है अपक्षय किस प्रकार होता है। तो चट्टानों का अपक्षय अपने देखा पहले लेसन के अंदर भौतिक विधि से भी होता है, रासायनिक विधि से भी और जैविक विधि से भी। तो इसमें उपयुक्त सभी आ जाएगा। तीसरा है क्षारीय मृदाओं में कौन से आयन्स की प्रधानता होती है। तो क्षारीय मृदाओं के अंदर सोडियम आयन्स जो होता है उसकी प्रधानता होती है, यानी कै नंबर इसमें सही उत्तर होगा। चौथा पॉइंट है अपना कि अम्लीय मृदा का पीएच मान होता है। अम्लीय मृदा का पीएच मान 7 से कम होता है। अगर क्षारीय मृदा का पूछे तो वो 8.5 से अधिक का हो जाता है। अधिकांश पांचवा पॉइंट है, अधिकांश पोषक तत्व किस मृदा पीएच पर उपलब्ध होते हैं। तो जब उदासीन मृदा होती है जिसका पीएच मान 7 होता है उस पे उपलब्ध होते हैं। अगला छठा पॉइंट है, अमोनियम सल्फेट उर्वरक मृदा पर प्रभाव डालता है। तो जो अमोनियम सल्फेट है उसकी जब मृदा के अंदर अभिक्रिया होती है तो नवजात हाइड्रोजन का निर्माण होता है। 4 नवजात हाइड्रोजन बनते हैं और वो हाइड्रोजन्स मृदा पर अम्लीय प्रभाव डालते हैं, यानी कि जिस मृदा में हाइड्रोजन्स आयन की प्रधानता होती है वो अम्लीय मृदा होती है। सातवां पॉइंट है, निम्न में कौन पॉलीसैकेराइड नहीं है। तो माल्टोज है। माल्टोज एक द्वि द्वि सैकेराइड है ये, यानी कि इसमें 2 जो अणु होते हैं वो ग्लूकोज के मिलके बनता है और बाकी के सारे जिसमें 10 से ज़्यादा मात्रा के अंदर 10 से ज़्यादा अणु आपस में जुड़े होते हैं। स्टार्च के अंदर भी, ग्लाइकोजन के अंदर भी और सेलुलोज के अंदर भी। माल्टोज के अंदर 2 जुड़े होते हैं तो माल्टोज पॉलीसैकेराइड नहीं है। आठवां है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो टाइलिन है जो अपनी लार होती है उस मुंह के अंदर, उसमें एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ये भी 3/4 नंबर के हैं। पहला, चट्टाने आग्नेय अवसादी और रूपांतरित प्रकार की होती है। 3 प्रकार की चट्टाने, आग्नेय चट्टाने, अवसादी चट्टाने और रूपांतरित चट्टाने होती हैं। दूसरा है, डीएनए में मुख्यतः जो डीएनए है वो केंद्रक में पाया जाता है और जो आरएनए है वो कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है। तो डीएनए पूछा है जो कि केंद्र के अंदर पाया जाता है। तीसरा है, खालिस्तान एजोला का उपयोग धान फसल में करते हैं। तीसरे खालिस्तान में अपने को धान लिखना है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, चौथे में पूछा है कि दही में अम्ल पाया जाता है। तो दही के अंदर लैक्टिक अम्ल है वो पाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा अपने पास, इसका उत्तर आ जाएगा लैक्टिक अम्ल इसके अंदर पाया जाता है। अगले तीसरे प्रश्न अति लघु त्रात्मक है, ये भी 3/4 नंबर का है अपना। प्रत्येक पॉइंट इसके अंदर इसमें पूछा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र अपने से पूछ रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र अगर अपने लिखें तो इसका हो जाएगा C6H12 और O6 आ जाएगा। उसके बाद ध्रुवीय विनिमय क्षमता की इकाई पूछा है तो इसकी इकाई होती है सेंटीमोल और प्रति किलोग्राम। ठीक है, सेंटीमोल प्रति किलोग्राम इसकी इकाई होती है। तीसरा है, RSC का सूत्र अपने को लिखना है यहाँ पे। RSC का सूत्र, तो इसका सूत्र आ जाएगा
कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, इसमें से माइनस करना है कैल्शियम और मैग्नीशियम को। तो इसका सूत्र लिखा जाएगा अपने पास कार्बोनेट प्लस में HCO3 और इसमें से अपने माइनस करेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम को, Ca+2 और प्लस में Mg+2। ये क्या है, इसका सूत्र आ जाएगा RSC का, अपशिष्ट जो गुणांक होता है उसका। उसके बाद चौथा पॉइंट है लोहे तत्व की कमी से पौधे कौन से बाकी पत्तियां पीली पड़ जाती है। तो नई ऊपर की जो नई पत्तियां होती हैं, ऊपर की जो ऊपरी नई पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती हैं। किसान खाद किस उर्वरक को कहते हैं। तो किसान खाद जो है वो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को बोला जाता है, कैल्शियम अमोनियम और नाइट्रेट को। कैल्शियम अमोनियम और नाइट्रेट को। इसके बाद अगला अपने से पूछा है DNA एवं RNA में एक अंतर लिखो। तो DNA जो है वो DNA केंद्रक में पाया जाता है और जो RNA है वो कोशिका द्रव्य के अंदर पाया जाता है। इसका एक अंतर अपने लिख सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न अपने से पूछा है कि खाद की परिभाषा लिखनी है। तो खाद क्या होती है, जो पौधों को आवश्यक तत्व होती है उसकी पूर्ति करे, पौधों को आवश्यक तत्वों की पूर्ति करे और मृदा के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ की उपलब्धता है उसको बनाए रखे। ये क्या होती है इसकी। अगला प्रश्न है घी में पाए जाने वाले एक विटामिन का नाम लिखना है। तो विटामिन ए है वो घी के अंदर पाया जाता है। चौथा प्रश्न है लघुत्रात्मक टाइप के प्रश्न आ जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न इसमें 1.5 नंबर का है। प्रश्न पूछा है कि मृदा निर्माण के सक्रिय एवं निष्क्रिय कारक अपने को बताने हैं, जो कि पहले लेसन में दे रखा है। जिसके अंदर सक्रिय कारक तो आ जाएंगे जलवायु और जीव मंडल है वो सक्रिय कारक हैं। तो इसका उत्तर अपने हो जाएगा जलवायु, यानी कि सक्रिय कारक लिख के उसमें लिखना है जलवायु और जीव मंडल। और निष्क्रिय कारक के अंदर अपने लिख देंगे स्थलाकृति, स्थलाकृति। उसके बाद आ जाएगा पैतृक पदार्थ, ये निष्क्रिय कारक है। पैतृक पदार्थ और समय, ये क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय कारक हो जाएंगे। उसके बाद अगला अपना पांचवा प्रश्न है कार्बन नत्रजन अनुपात को परिभाषित करना है। कार्बन और नत्रजन अनुपात को परिभाषित करना है। तो इसके अंदर अपने लिखेंगे कि मृदा में पाई जाने वाली कुल कार्बन का कुल नाइट्रोजन से अनुपात को कार्बन नत्रजन अनुपात कहते हैं। देखिए मृदा के अंदर कार्बन की कुल मात्रा का मृदा के अंदर नाइट्रोजन की कुल मात्रा से जो अनुपात है उसको कार्बन नत्रजन अनुपात कहते हैं। इसके बाद अगला है मृदा के बेस संतृप्त के बारे में बताना है। देखिए मृदा की जो बेस संतृप्ति होती है कि मृदा के अंदर जो पाए जाने वाले बेस है, बसम है, कैल्शियम मैग्नीशियम, ये तो इनकी मात्रा होती है मृदा के अंदर, उसको अपने क्या कहते हैं, मृदा बेस संतृप्त कहते हैं। इस तरीके से अपने बेस संतृप्ति के बारे में लिख सकते हैं। बेस संतृप्ति कुल विनिमयशील बसम, अब बसम कौन सा होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम सोडियम, जिन्हें अधिशोषित कुल धन आयनों की प्रतिशतता के रूप में व्यक्त किया जाता है। उसके बाद सातवां अपना प्रश्न है कि लवण प्रभावित मृदा बनने के कारण अपने को बताने कि लवण प्रभावित मृदा क्यों बनती है। तो इसका हो जाएगा शुष्क जलवायु के कारण मूल पदार्थों की प्रकृति ही लवण जैसी हो, लवणीय हो, तो उससे भी जो मृदा बनेगी, यानी कि चट्टानें ही अगर लवणीय है तो उससे जो मृदा का निर्माण होगा वो भी लवणीय होंगी। लवणीय जल से अगर अपने सिंचाई करते हैं तो लवणीय जल के सिंचाई से मृदा है वो लवणीय हो जाती है। जल के रिसाव से मृदा क्या हो जाती है, लवणीय हो जाती है। जल का अच्छे तरीके से निकास नहीं हो पा रहा तो भी मृदाएं हैं क्या हो जाएंगी, लवणीय हो जाती हैं। यानी कि लवणीय का मतलब जो मृदा के अंदर लवण होते हैं
वो मृदा की ऊपरी परत पर आ जाते हैं, जिससे मृदा लवणीय हो जाती है। अगला है अपना 8वां प्रश्न, पादप पोषक तत्वों के अवशोषण की क्रिया के 3 चरण अपने को बताने हैं। और उसके बाद 9वें प्रश्न के अंदर की म्यूरेट और पोटाश का फसलों पर प्रभाव लिखना है कि क्या प्रभाव पड़ता है म्यूरेट और पोटाश का। और 10वां प्रश्न है वर्मी कंपोस्ट के लाभ अपने को बताने हैं। तो तीनों के उत्तर अपने एक साथ ही लिख लेते हैं। इस तरीके के अपने को इनके उत्तर लिख देने हैं। पहला जो अपना था 8वां की पादप पोषक तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि के चरण लिखने हैं। तो 3 चरण ही अपने को 4 चरण दे रखे हैं। पहला है ठोस कणों से विलीन प्रावस्था में आयनों का स्थानांतरण होता है। दूसरा फिर मृदा घोल से जड़ पृष्ठ तक आते हैं, जो आयन होते हैं वो मृदा घोल से जड़ के पृष्ठ तक आते हैं। उसके बाद जड़ के अंदर आयनों का प्रवेश होता है और उसके बाद जड़ से तने पत्तियों तक आयनों का स्थानांतरण हो जाता है। 9वां प्रश्न था जिसमें म्यूरेट और पोटाश का फसलों पर प्रभाव लिखना है। तो ये पोटेशियम के रूप में इसको ग्रहण करते हैं। 10वां है जल धारण, जो अपने को दे रखा था कि वर्मी कंपोस्ट के लाभ लिखने हैं। तो जल धारण की क्षमता को बढ़ जाती है, इससे ह्यूमन्स की मात्रा बढ़ जाती है, खरपतवार व दीमक जो होता है उसका प्रकोप भी कम हो जाता है। 11वां प्रश्न है बाउल डिस्क कितने प्रकार की होती है। तो बाउल डिस्क है वो 3 प्रकार की होती है। जैसे बॉटम डिस्क अपने कहते हैं, मध्य डिस्क अपने कहते हैं और टॉप डिस्क अपने इसको कहते हैं। तो इसके अपने को कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, प्रत्येक का वर्णन करना है। तो बॉटम डिस्क है यह बाउल की पैंदे वाली कटोरी कहलाती है। ठीक है, पैंदे वाली कटोरी कहलाती है। इस पर उभरे हुए निशान होते हैं 2-3 जितने भी हैं। और इसमें या नीचे की ओर दूध वितरक में ऊपर की ओर बीच वाली कटोरी के मध्य कुछ भाग खाली जगह बनाए रखती है। और मध्य डिस्क जो है, तो मध्य डिस्क आ जाएगा बीच वाली कटोरियों की संख्या प्रत्येक मशीन में अलग अलग होती है। इनकी संख्या 16 से 44 तक होती है और ये मशीन पर निर्भर करता है कि उसकी संख्या मशीन के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकती है। इन कटोरियों में केवल ऊपरी भाग पर ही उभरे हुए निशान होते हैं, जिनके कारण दूध का पतली झिल्लियों में वितरण हो जाता है। और तीसरा आता है टॉप डिस्क है। तो इसकी संख्या एक ही होती है, इसकी गर्दन लंबी होती है। इस गर्दन में एक सुराख होता है जो बाउल हुड के सुराख से मिलता है, जिसको क्रीम का सुराख भी कहते हैं। तो ये 3 प्रकार की बॉटम डिस्क, मध्य डिस्क और टॉप डिस्क होती है। 12वां प्रश्न है कार्बनिक क्लोराइड के महत्व का वर्णन कीजिए। ये कुछ अपने थोड़े से बड़े टाइप के प्रश्न के उत्तर आ जाएंगे कि कार्बनिक क्लोराइड क्या होते हैं। जो अपने क्लोराइड वाला चैप्टर है उस क्लोराइड वाले चैप्टर से अपने को देखेंगे कि कार्बनिक क्लोराइड क्या होता है और इसका क्या महत्व अपने को दे रखा है। तो कार्बनिक क्लोराइड जो है वो जो कार्बन मृदा के जो ह्यूमन्स कण होते हैं, उन ह्यूमन्स कण को ही क्या होते हैं, मृदा में उपस्थित कार्बनिक क्लोराइड यानी कि ह्यूमन्स को ही कहा जाता है। ह्यूमन्स का मृदा के गुणों और उर्वरकता के अंदर काफ़ी अपने पीछे चैप्टर के अंदर भी ह्यूमन्स का जो गुण होते हैं वो ही इसके अंदर मृदा क्लोराइड्स की आ जाएंगे। जैसे कि मृदा की संरचना को सुधार करता है, धारण विनिमय क्षमता इससे बढ़ जाती है, मृदा का ताप का जो होता है वो गर्मी के कारण अवशोषित होने से मृदा के तापमान में वृद्धि करता है, जल धारण करने की क्षमता है उसके अंदर भी ये क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि मृदा जो क्लोराइड कण है। उसके बाद अगर अपने देखें जो सुसंगठितता या संसंजन बल होते हैं उसके अंदर गुणों में कमी आती है, उभय प्रतिरोधन की क्षमता जो है वो वृद्धि हो जाती है, उसमें बढ़ जाती है। तो मृदा संरचना में सुधार होता है, इससे मृदा के कणों को बांधे रखता है। धारण विनिमय क्षमता है वो इसकी 150 से 300 सेंटीमोल प्रति किलोग्राम होती है। मृदा ताप के अंदर वृद्धि करता है, जल धारण करने की क्षमता को बढ़ाता है और सुसंगठित और संसंजन बल है उस गुणों में कमी आती है और उभय प्रतिरोधन क्षमता के अंदर वृद्धि करता है। ये आ जाएंगे कार्बनिक इसके क्लोराइड के, मृदा क्लोराइड के गुण आ जाएंगे। और इसके बाद पूछा है कि उभय प्रतिरोधन से आप क्या समझते हैं। उभय प्रतिरोधन से आप क्या समझते हैं। मृदा
में उभय प्रतिरोधन के अपने को प्रकार किस प्रकार का होता है, मृदा में उभय प्रतिरोधन है वो किस प्रकार का होता है, और इसका कृषि के अंदर क्या महत्व है वो भी अपने को इसके अंदर बताना है। तो उभय प्रतिरोधन क्या होता है, तो उभय प्रतिरोधन अपने को पता है कि थोड़ी सी अम्ल या क्षार की मात्रा डालने पर पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। जब थोड़ी सी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है तो उसे उभय प्रतिरोध या उभय प्रतिरोधन कहते हैं। ये तो इसकी आज की परिभाषा। उसके बाद मृदा में उभय प्रतिरोधन किस प्रकार होता है। अब मृदा के अंदर किस प्रकार से होगा, तो मृदाएं भी उभय प्रतिरोधन दर्शाती है। जैसे कि अपने देखें कि मृदा पीएच में एक निश्चित परिवर्तन लाने के लिए मृदा निलंबन में उपस्थित H+ तथा OH- आयनों की मात्रा के कारण जितना अम्ल या क्षार डालने की आवश्यकता होती है उससे बहुत अधिक डालना पड़ता है। यानी कि जो भी मृदा के अंदर सुधार करने के लिए जितनी अपने को अम्ल या क्षार की मात्रा डालने की आवश्यकता होती है उससे ज़्यादा उसमें डालना पड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें मृदा में उभय प्रतिरोधन होता है। अब इसका कृषि के अंदर क्या महत्व है, तो कृषि के अंदर अगर अपने महत्व देखें तो मृदा पीएच का स्थायीकरण करने का काम आता है और मृदा सुधारकों की आवश्यक जो मात्रा है उसके अंदर भी अपने को ये सहायक होता है। तो ये दो हो जाएंगे इसमें, मृदा पीएच का स्थायीकरण, यानी कि अचानक से मृदा कैसे नहीं कि अचानक से मृदा के अंदर पीएच परिवर्तन हो जाएगा और फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। अचानक से मृदा का पीएच परिवर्तित नहीं होता है, यानी कि स्थायी रहता है। और दूसरा मृदा सुधारकों की आवश्यक मात्रा, तो मृदा की उभय प्रतिरोध क्षमता अधिक होने पर पीएच परिवर्तन करने के लिए उतनी ही अधिक मात्रा में चूना या गंधक की आवश्यकता होती है। ठीक है, जितनी सुधारने की आवश्यकता है उससे भी ज़्यादा मात्रा के अंदर वो डालना पड़ता है। उसके बाद अगला प्रश्न है अपना, नाशी रसायनों द्वारा होने वाले प्रदूषण को विस्तार से समझाइए। तो जो अपने पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं उसका प्रदूषण, यानी कि मृदा प्रदूषण होता है, उससे जल प्रदूषण होता है, उससे वायु प्रदूषण होता है। तो इन सभी प्रदूषण के बारे में जो इस नाशी रसायनों से होते हैं उनके बारे में अपने को इसमें लिखना है। वायु प्रदूषण के अंदर भी जैसे पेस्टिसाइड अपने यूज़ करते हैं, उन पेस्टिसाइडों के जो सूक्ष्म कण होते हैं वो वायु के अंदर चले जाते हैं, जिससे वायु के अंदर जो गैसें होती है वो क्रिया करके वायु प्रदूषित हो जाती है। और ये जो वायु अपने अगर श्वसन क्रिया के माध्यम से जीव जंतु ग्रहण करते हैं तो उससे उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और नाशी प्रदूषण का मृदा के अंदर देखें तो मृदा के अंदर भी ये सूक्ष्म कण, जैसे अपने कोई कीटनाशक वगैरह का यूज़ करते हैं तो उस जहाँ के अपने खाद वगैरह जो उर्वरक है वो डालते हैं तो उसके कण होते हैं मृदा को क्या करते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, जिससे मृदा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और जो जीव जंतु का स्वास्थ्य है उस पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जल के अंदर भी ये चले जाते हैं, जल के अंदर भी सूक्ष्म कण इसके चले जाते हैं। जल के अंदर कैसे जाएंगे, जैसे अपने मृदा के अंदर चले गए हैं, मिट्टी के अंदर चले गए हैं, मिट्टी में अपने जब सिंचाई करते हैं सिंचाई के माध्यम से अपक्षालन के माध्यम से वो नीचे चले जाते हैं और उसके बाद वो पास के अंदर अगर कोई नहर वगैरह है तो उस नहर के अंदर भी पानी अपने चला जाता है, तो उससे भी जो इसके सूक्ष्म कण है वो सूक्ष्म कण जल के अंदर चले जाते हैं, तो उससे भी क्या होता है, जल के अंदर प्रदूषण हो जाता है। खाद्य पदार्थ जो होते हैं, आजकल जो सब्जी है वो उसको जल्दी से पकाने के लिए, फल जो होते हैं उसको जल्दी से पकाने के लिए ज़्यादातर पेस्टिसाइड का यूज़ किया जाता है, जिसका सीधा प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है, मानव शरीर पर पड़ता है, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। और इसके अलावा भी काफ़ी प्रकार के जो प्रभाव है वो देखने को मिलते हैं। उसके आगे अपने को 15वां प्रश्न दे रखा है, निबंधात्मक प्रश्न है, जो कि बोला है कि प्रदूषित जल के हानिकारक तत्व कौन कौन से हैं, ये कहाँ कहाँ से आते हैं और इससे कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो प्रदूषित जल के जो हानिकारक तत्व हैं जैसे क्लोराइड है, सल्फाइड है, अमोनिया, पारा, तांबा, यूरिया, तेल, कीटनाशक पदार्थ है, रंग का अपने उपयोग करते हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं, जल प्रदूषित पदार्थ हैं। इनके अगर स्रोत की बात करें तो जो क्लोराइड है, क्लोराइड जो है वो चमड़ा उद्योग के अंदर इसका खूब यूज़ होता है, NaCl नमक है। और उसके बाद अगर अपन जस्ते की बात करें, जस्ता जो है
विभिन्न प्रकार की जो लाइट फिटिंग वाला काम होता है उसके अंदर यहाँ से आ जाता है। सीसा, तांबा, ये भी इसके भी जो उद्योग फैक्ट्रियाँ वगैरह होती है वहाँ से। और संभावित रोग क्या हो सकते हैं, जो क्लोराइड है, क्लोराइड से गुर्दे के रोग होते हैं, सल्फाइड से श्वसन रोग हो जाता है, और अमोनिया से भी श्वसन रोग हो जाता है। पारा जो होता है इससे गुर्दे के रोग होते हैं, हृदय का रोग हो जाता है, और रंजक जो रंग है उससे अपने चमड़ी के रोग है वो हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इसके अपने को कहाँ कहाँ से तत्व हैं जो प्रदूषित जल के अंदर आते हैं, उसके स्रोत कहाँ से वो आ जाते हैं, और उसके रोग कौन कौन से लग सकते हैं उसके बारे में अपने को लिखना है। तो इसी प्रकार से इसके अथवा वाला दे रखा है, वायु प्रदूषण जो है, वायु प्रदूषण के कौन कौन से तत्व हैं, स्रोत कौन कौन से हैं, और उससे संभावित रोग है वो अपने को बताने हैं। तो ये था कक्षा 12 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का अर्धवार्षिक का पेपर। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, शुभ दिन।